मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज की शुरुआत की है। और इस सीरीज में आपके सभी विषय का, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो, मैथ हो, सभी विषय का हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। वैसा गेस प्रश्न जो कि 2026 के पेपर में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्रम में पीछे में आपको साइंस का क्लासेस दिया था। आज आप लोग के डिमांड था, मैं बताता हूं हमेशा कि आप लोग देखिए, दो चीजें आपका काम, एक तो ध्यान से पढ़ाई करना और सभी गेस प्रश्न और वैसे संभावित प्रश्न का क्लास रहा है जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। और दूसरा कि अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास शुरू कर दिया जाए ताकि आपको लाइव चैट में आंसर देने का मौका मिले, तो भी एक टाइम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आगे कौन सा क्लासेस किस सब्जेक्ट का चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो कल काफी विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर सोशल साइंस का भी क्लास कराइए, तो कल हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा किए थे। आज चलिए सोशल साइंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए संभावित है। तो एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा और नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा, मैं सही उत्तर बताऊंगा। जो पहला नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। सही विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक और सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर से क्या होता है कि आपका 100% सिलेबस से प्रश्न है, तो पूरा सोशल साइंस, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर एक आपका रिवीजन भी हो रहा है इसके माध्यम से, और सभी संभावित प्रश्न है तो यहां से पेपर में भी प्रश्न बनेंगे। देखिए ये प्रश्न तो कई बार, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है कि यूरोप वासियों के लिए, मतलब यूरोप देश के लोगों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा, तो यूनान देश का। किसका? यूनान देश का। तो ऑप्शन भी जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पे क है तो इसको ए समझिएगा, ख है तो इसको बी, और इसको सी। इतना तो आप 10th के विद्यार्थी हैं, समझदार हैं, इसको डी समझना है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। मतलब यूरोप महादेश में इटली और जर्मनी भी है। जैसे हम लोग एशिया महादेश में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, तो उसी तरह यूरोप महादेश में क्या है? इटली और जर्मनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो आप जानते हैं रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस के राजा को, मतलब कि रूस के सम्राट को हम लोग क्या बोलते हैं? रूस में जार बोलते हैं। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब हिस्ट्री से प्रश्न मिला, हर एक विषय से प्रश्न मिलेगा। और देखिए जैसे साइंस में था तो मैं आपको इन डिटेल में समझाया था, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जब तक आपका एग्जाम नहीं बीतता है। मैथ का क्लासेज हम लोग करेंगे तो वो भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये सोशल साइंस में ज्यादा चीजें फैक्ट्स होता है, याद करने वाला, तो आपको रट लेना है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं उस समय कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते थे। तीसरा जो पार्ट है हिस्ट्री का, गौ, मतलब कि ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर। ये प्रश्न आ गया भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर है, चौथा हमारा हिस्ट्री का, उससे प्रश्न है। कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। लौह पुरुष हैं वल्लभ भाई पटेल, आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे थे। तो इनको बताया, इनको पूछा जा रहा है कि सरदार की उपाधि इसको किस आंदोलन के दौरान इनको मिला गया था। तो वल्लभ भाई पटेल पहले इनका नाम था, इसी उपाधि के बाद इनका नाम बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको मिला था बारदोली सत्याग्रह के दौरान। बारदोली में जब सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी के आदेश पर इन्होंने उसका नेतृत्व किया और वो आंदोलन सफल रहा। जो भी वहां के लोगों का मांग था उनको अंग्रेजों को मानना पड़ा। तो इस सत्याग्रह के बाद वहां के महिलाओं के द्वारा, बारदोली के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के रखना है, रटते चलेंगे। अरे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। अच्छा, घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितना ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां रहेगा? महानगर में। महानगर में क्या है कि जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, तो वहीं पे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होगा। इससे कम किस में होगा? नगर में। इससे कम कस्बा में, और सबसे कम गांव में। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। अरे भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, ठीक है, 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया जो मजदूर हैं वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। किस क्षेत्र से?
पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर क्या होते थे, ये बिहार के फिर उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र से भेजे जाते थे और इनको काम करने के लिए ले जाते थे, अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती इनको ले जाया जाया करता था चाय के बागान वगैरह में काम कराने के लिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सारा हिस्ट्री से प्रश्न चल रहा है। 9 नंबर प्रश्न है कि वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा प्रेस था जिसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। मतलब वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट क्या कहा, वो आया तो ये बोला कि जितना भी पेपर छप रहा था उस समय, क्योंकि आप जानते हैं प्रेस का क्या योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में, 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसमें जितना भी पेपर छप रहा था ना किसी भी क्षेत्रीय भाषा में, तो उसको बोला कि वो नहीं चलेगा, वो सब बैन हो गया, सीधे वही जो इंग्लिश में छपेगा ताकि कम लोग समझ पाए वहीं पेपर आएगा। तो वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, रातों रात अपना भाषा चेंज करके अंग्रेजी कर लिया था। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। अरे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत के किस स्थान पे, तो तारापुर में। आप जानते हैं तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे, सारा फैक्ट्स है। कह रहा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ। तो ऑप्शन बी रट के रखेंगे। 13 पे प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इसमें से कौन है। ये आपसे 13 पे प्रश्न पूछा है। तो ऊर्जा का गैर दो तरह के स्रोत हम लोग पढ़ते हैं, एक पारंपरिक एक गैर पारंपरिक। तो गैर पारंपरिक मतलब जो नवीकरणीय हो, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। अच्छा, और पारंपरिक स्रोत मतलब कि पढ़ते हैं जिसमें अनवीकरणीय कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम इत्यादि। तो फिलहाल गैर पारंपरिक पूछा था तो ऑप्शन डी, ज्योग्राफी से प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अरे भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। सभी विद्यार्थी कभी भी क्लास को देखिए, आपको क्लास को क्या करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर देना है या मन में आंसर सोचिए और लास्ट में कुल कितना प्रश्न आपका सही हुआ ये जरूर बताइएगा, कभी भी चाहे आप क्लास को देखें। और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है तो आपको इसको रटते चलना है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी याद रखेंगे, ये सब ज्योग्राफी से प्रश्न चल रहा है। कर संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में है, इसे ही तो हम चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। 17 पे प्रश्न है। तो मंदार हिल बांका में है। कहां पे है, बांका जिला में। तो ऑप्शन सी 17 का याद रखेंगे। 18 पे प्रश्न आया है कि ऊंचा वाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो ऊंचा वाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। किसने किया था, लेहमान ने। सारा ज्योग्राफी से प्रश्न चल रहा है। ऑप्शन बी फिलहाल याद रखेंगे। ये सारा प्रश्न रटने वाला है और हर साल आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न मिल जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास आप जानते हैं मध्य युग में हुआ था। ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मध्य युग में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 20 पे प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, चूना पत्थर का। तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 21 पे प्रश्न आया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। देखिए गांधी जी का था आपका स्वराज वगैरह का सपना। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होता है वो राष्ट्रीय 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1959, बिल्कुल सही है। और ये आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था जो आज भी चल रहा है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो त्रिस्तरीय है। वहीं बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे जो लागू हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सभी है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज है।
चलिए, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था? चेन्नई में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका में संघीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन आप जानते हैं उत्तराखंड से हुआ था, पर्यावरण से रिलेटेड था। ऑप्शन डी के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और इसमें लोग पेड़ वगैरह पे चिपक जाते थे, उनका कटाई से रोकने के लिए हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा को इसका प्रणेता माना जाता है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पर्यावरण से ही संबंधित है, क्योंकि नर्मदा नदी के बचाने के लिए और उसके आसपास के क्षेत्र को, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित होगा? पर्यावरण से। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का जो अधिकार कानून है ये आपके 2005 में लागू हुआ। देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन हुआ, उसके बाद एक कानून पूछ रहे लागू कब हुआ? तो 2005 में लागू कर दिया गया पूरे देश में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए सूचना का अधिकार आंदोलन चला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है? कह रहे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि 3 तरह के इकोनॉमिक में हम लोग क्षेत्र पढ़ते हैं। एक हमारा होता है आपका पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा अपना तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित घटनाएं आती है, इसलिए इसे कृषि क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक में उद्योग संबंधित, तो इसलिए औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय में सेवा संबंधित, तो इसलिए सेवा क्षेत्र। तो कृषि संबंधी इसमें आएगा, सेवा क्षेत्र तो तृतीयक हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक। तो मछली पालन, वन रोपण, ये सब कृषि वगैरह आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? मछली पालन को कह सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो भी प्रधानमंत्री के पोस्ट पे रहेंगे वो पदेन अध्यक्ष, मतलब जो भी प्रधानमंत्री के पद पे हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और वर्तमान में आप जानते हैं योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। अब क्या हो गया? प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। क्या किया गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने अपना एक पुस्तक लिखे थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और वे उनका आया था कब? 1868 में इन्होंने अनुमान लगाया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से प्रश्न चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे मुद्रा के क्या कार्य हैं? तो मुद्रा के 4 कार्य महान आप पढ़ते होंगे, मापन, संचय, भुगतान। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सभी कार्य है। भारत का वित्तीय राजधानी, तो भारत का ऐसे तो राजधानी क्या है आपका? दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। किसे कहते हैं? मुंबई को। कह रहे कौन बीमारू राज्य नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। तो ये जो बी आई से बिहार होता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो ये इसमें नाम में ही है आपका पूरा, लेकिन इसमें कौन नहीं है? तो देखिए कर्नाटक है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 37 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फिर कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब कि जो बहुत सारे राष्ट्रों में व्यापार करे, एक से अधिक देश में व्यापार हो। तो फोर्ड मोटर्स का भी है, सैमसंग का भी है, कोको कोला का भी है, संतोष का है, नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 मतलब 1986 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो महासागर के तली पर भूकंप आता है उसे सुनामी बोलते हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? मलबे के नीचे जो लोग दब जाते हैं तो उनका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ सामाजिक विज्ञान के इस सेट 1 में? आगे
आगे जिस तरह बढ़ेगा उस तरफ क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे किस विषय का क्लास चाहते हैं ये भी लिखिएगा। अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।